दोस्तों, अपनी जेब या पॉकेट में हाथ डालिए। $1 का नोट या कोई भी करेंसी निकालिए। हम इसे रोज यूज करते हैं। हम इसके लिए सुबह उठते हैं, हम इसके लिए काम करते हैं, हम इसके लिए लड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सच में इसे देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका की करेंसी पर एक मीसा या पिरामिड क्यों बना है? अमेरिका में तो पिरामिड्स नहीं है, वो इजिप्ट में है। उस पिरामिड का ऊपर का हिस्सा हवा में क्यों तैर रहा है? और वो आंख, वो किसकी आंख है जो आपको घूर रही है? और नीचे लैटिन भाषा में ये 3 शब्द क्यों लिखे हैं? नोवस ऑर्डो सेक्लुरम। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, ये एक डेक्लेरेशन है, ये एक मैप है, एक ऐसे प्लान का जो 200 साल पहले नहीं, बल्कि हजारों साल पहले बनाया गया था। एक ऐसा प्लान जिसका मकसद है अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आज हम जिस किताब को खोलने जा रहे हैं, वो कोई फिक्शन नहीं है। ये किताब वो डिकोडर रिंग है जो हिस्ट्री की उन बातों को समझाती है जो आपको स्कूल में कभी नहीं पढ़ाई गई। राइटर का नाम है रैल्फ एपर्सन और किताब है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। लोग इसे कंस्पिरेसी थ्योरी कहते हैं, लेकिन रैल्फ एपर्सन कहते हैं, मैं थ्योरी नहीं देता, मैं फैक्ट्स देता हूँ, मैं सिंबल्स पढ़ना सिखाता हूँ। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में आप दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। स्वागत है द हिडन हिस्ट्री में। टू व्यूज ऑफ हिस्ट्री, इत्तेफाक या साजिश। सबसे पहले हमें रैल्फ एपर्सन का बेसिक प्रेमिस समझना होगा। एपर्सन कहते हैं कि हिस्ट्री को देखने के सिर्फ 2 तरीके हैं। एक, द कैटास्ट्रोफिक या एक्सीडेंटल व्यू। ये वो व्यू है जो हमें स्कूल्स और न्यूज़ चैनल सिखाते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो बस हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 बस हो गया क्योंकि एक राजकुमार को गोली लगी थी। डिप्रेशन बस आ गया क्योंकि मार्केट क्रैश हो गया। लीडर्स पावर में आते हैं, मर जाते हैं, सब कुछ रैंडम है, कोई प्लान नहीं है। दूसरा, द कंस्पिरेटोरियल व्यू। ये वो व्यू है जो एपर्सन मानते हैं। थिंग्स डू नॉट हैपन बाय एक्सीडेंट, इफ इट हैपन्स यू कैन बेट इट वॉज प्लान दैट वे। चीजें इत्तेफाक से नहीं होती, अगर वो हुई है तो शर्त लगा लीजिए कि वो प्लान की गई थी। एपर्सन पूछते हैं कि अगर आप अपना घर बनाते हैं तो क्या आप ईंटें हवा में फेंक देते हैं और उम्मीद करते हैं कि घर बन जाएगा? नहीं। आप ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो क्या यह मानना बेवकूफ़ी नहीं है कि दुनिया का इतना बड़ा पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सिस्टम बिना किसी ब्लूप्रिंट के चल रहा है? एपर्सन कहते हैं कि हिस्ट्री में कुछ गैप्स हैं, ऐसे इवेंट्स जो लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं होते। क्यों अमेरिका और रशिया, जो कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, जो दुश्मन थे, उन्होंने कई बार एक दूसरे की मदद की? क्यों हिटलर को पैसा वॉल स्ट्रीट के बैंकर्स ने दिया? इन सवालों का जवाब एक ही जगह मिलता है, द सीक्रेट सोसाइटीज, द ग्रेट सील, डिकोडिंग द सिंबल। चलिए वापस उस डॉलर बिल पर चलते हैं। ये सिंबल, ग्रेट सील ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, 1782 में डिजाइन किया गया था। रैल्फ एपर्सन इस सिंबल का पोस्टमार्टम करते हैं। ध्यान से देखिए पिरामिड को। इसमें 13 स्टेप्स या सीढ़ियां हैं। आप कहेंगे हाँ, क्योंकि अमेरिका में शुरू में 13 स्टेट्स थे। सही है, ये ऑफिशियल कहानी है। लेकिन एपर्सन कहते हैं, रुको, सीक्रेट सोसाइटीज में, स्पेशली फ्री मेसनरी में, नंबर्स का बहुत बड़ा खेल है। 13 का मतलब सिर्फ स्टेट्स नहीं है। 13 का मतलब है रिबेलियन, विद्रोह, भगवान के खिलाफ विद्रोह। अब पिरामिड के नीचे देखिए, रोमन न्यूमरल्स लिखे हैं, MDCCCXLX। इसका मतलब है 1776। स्कूल में पढ़ाया गया 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था। लेकिन एपर्सन एक और फैक्ट बताते हैं, 1 मई 1776, इसी साल इसी तारीख को यूरोप में एक आदमी ने एक सीक्रेट ग्रुप बनाया था। उस आदमी का नाम था एडम वाइसशॉप्ट और उस ग्रुप का नाम था द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती। एपर्सन का दावा है कि ये 1776 अमेरिका की आज़ादी का साल नहीं, बल्कि इल्यूमिनाती के जन्म का साल दर्शाता है। पिरामिड अधूरा यानी अनफिनिश्ड क्यों है? क्योंकि वाइसशॉप्ट का प्लान, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अभी पूरा नहीं हुआ है। ये वर्क इन प्रोग्रेस है। अब उस आंख, द आई को देखिए। इसे ऑल सीइंग आई कहते हैं। चर्च वाले कहते हैं ये भगवान की आंख है, लेकिन एपर्सन पूछते हैं, अगर ये भगवान है तो ये पिरामिड के ऊपर क्यों है? ये क्रिश्चियन क्रॉस क्यों नहीं है? फ्री मेसनरी की किताबों में जो एपर्सन कोट करके बताते हैं कि उनके इनर सर्कल में इस आंख को द आई ऑफ ओसाइरस या द आई ऑफ होरस कहा गया है, इजिप्शियन गॉड ऑफ द सन। सीक्रेट सोसाइटीज में सन, सूरज, एक मेटाफर है। सूरज रोशनी देता है, रोशनी मतलब नॉलेज, ज्ञान। लैटिन में लाइट बेरर को क्या कहते हैं?
लूसीफर। हाँ, आपने सही सुना। एपर्सन अपनी किताब में बहुत सारे मेसोनिक राइटर्स जैसे एल्बर्ट पाइक और मैनली हॉल को कोट करके बताते हैं कि उनके इनर सर्कल में लूसीफर को शैतान नहीं बल्कि गॉड ऑफ लाइट माना जाता है। वो मानते हैं कि लूसीफर ने इंसान को ज्ञान दिया गार्डन ऑफ ईडन में, जबकि अडोनाय बिब्लिकल गॉड ने इंसान को अंधेरे में रखा। तो डॉलर बिल पर जो आंख है एपर्सन के मुताबिक वो किसी क्रिश्चियन गॉड की नहीं, वो उस सीक्रेट गॉड की है जो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को देख रहा है। और आखिर में वो तीन शब्द नोवस ऑर्डो सेक्लुरम, इसका ट्रांसलेशन है द न्यू ऑर्डर ऑफ द एजेस या द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सोचिए 1930s में जब प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जो खुद एक 32nd डिग्री फ्री मेसन थे, ने ये डिजाइन डॉलर बिल पर लगवाया, तो वो क्या मैसेज देना चाहते थे? एपर्सन कहते हैं वो अपने भाइयों मेसोनिक ब्रदर्स को सिग्नल दे रहे थे कि प्लान ट्रैक पर है, द आर्किटेक्ट्स ऑफ डिसेप्शन। लेकिन ये लोग हैं कौन? क्या ये पॉलिटिशियंस हैं? क्या ये बैंकर्स हैं? एपर्सन कहते हैं पॉलिटिशियंस सिर्फ पपेट्स हैं, असली आर्किटेक्ट्स वो हैं जो शैडोज में रहते हैं। एपर्सन हमें ब्रदरहुड ऑफ द स्नेक से लेकर फ्री मेसनरी तक का कनेक्शन समझाते हैं। वो कहते हैं कि हिस्ट्री में हमेशा से दो तरह का नॉलेज रहा है, एक्सोटेरिक जो आम जनता के लिए है, धर्म कानून मोरालिटी, एसोटेरिक जो सिर्फ इनिशिएट्स यानी चुने हुए लोगों के लिए है, असली पावर हिडन रिचुअल्स। एपर्सन एक बहुत पावरफुल एनालॉजी देते हैं। इमेजिन कीजिए एक सर्कल, इस सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल है। बाहर वाला सर्कल ह्यूमैनिटी है, अंदर वाला सर्कल द इनिशिएट्स है। बाहर वालों को लगता है कि दुनिया वोटिंग से चलती है, अंदर वालों को पता है कि दुनिया सिंबलिज्म और रिचुअल से चलती है। किताब का पहला हिस्सा हमें ये कन्विंस करने में लगता है कि हमारी हिस्ट्री रीराइट की गई है। हमें बताया गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन गरीबों ने किया था। एपर्सन प्रूफ देते हैं कि वो रेवोल्यूशन सीक्रेट लॉजेस में प्लान किया गया था ताकि मोनार्की और चर्च को हटाया जा सके। हमें बताया गया कि रशियन रेवोल्यूशन मजदूरों ने किया था। एपर्सन बताते हैं कि कैसे वॉल स्ट्रीट के कैपिटलिस्ट्स ने लेनिन और ट्रॉट्स्की को फंडिंग दी थी। क्यों एक कैपिटलिस्ट एक कम्युनिस्ट को पैसा देगा जो अमीरों को मारना चाहता है? इस सवाल का जवाब ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की चाबी है। एपर्सन कहते हैं द गोल इज नॉट मनी, द गोल इज कंट्रोल। अगर आपको दुनिया पर राज करना है तो आपको इंडिपेंडेंट नेशंस यानी आज़ाद देशों को खत्म करना होगा, आपको धर्म को खत्म करना होगा, आपको परिवार को खत्म करना होगा। ये सब कैसे होगा? इसके लिए उनके पास एक फॉर्मूला है, एक पुराना लैटिन फॉर्मूला, ऑर्डो एब केओस। मतलब अगर आपको व्यवस्था यानी ऑर्डर लानी है तो पहले अराजकता यानी केओस फैलानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग अपनी आज़ादी दे दें तो पहले उन्हें इतना डरा दो, उन्हें इतना परेशान कर दो कि वो खुद आकर कहें कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा दो। एपर्सन इस प्रोसेस को एक फिलोसॉफिकल नाम देते हैं जो जर्मन फिलोसोफर हेगल से लिया गया है, द हेगेलियन डायलेक्टिक। इस डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिए, ये दुनिया की हर बड़ी घटना का डीएनए है। इसमें तीन स्टेप्स होते हैं। थीसिस, एक पावर या आइडिया, मान लीजिए ए। एंटीथीसिस, उसका विरोधी पावर, मान लीजिए बी। सिंथेसिस, दोनों के टकराव से निकलने वाला नया रिजल्ट, मान लीजिए सी। एपर्सन कहते हैं हमें लगता है कि ए और बी दुश्मन हैं। हमें लगता है कि कैपिटलिज्म यानी अमेरिका और कम्युनिज्म यानी रशिया दुश्मन थे। हमें लगता है कि हिटलर यानी फाशिज्म और स्टालिन यानी कम्युनिज्म दुश्मन थे। लेकिन एपर्सन पूछते हैं क्या हो अगर ए और बी दोनों को एक ही आदमी फंडिंग दे रहा हो? अगर मैं एक आर्किटेक्ट हूं और मुझे एक नई बिल्डिंग यानी सी बनानी है, लेकिन वहां पहले से एक पुरानी बिल्डिंग खड़ी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं दो बुलडोजर्स यानी ए और बी को भेजूंगा ताकि वो टकराएं और पुरानी बिल्डिंग को गिरा दें। दुनिया ए और बी की लड़ाई देखती रह जाएगी और जब धूल यानी डस्ट बैठेगी तो मैं आर्किटेक्ट आकर अपनी नई बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा। एपर्सन अपनी किताब में डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स के साथ दिखाते हैं कि वॉल स्ट्रीट बैंकर्स और वेस्टर्न एलीट्स ने ही रशियन रेवोल्यूशन को फंड किया था। उन्होंने ही हिटलर को पावर में आने में मदद की थी। क्यों? ताकि एक कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी वर्ल्ड वॉर बनाया जा सके और उस वॉर के बाद लोग खुद मांग करें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की, जैसे यूनाइटेड नेशंस। ये है द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉर। द टारगेट गॉड, फैमिली एंड नेशन। अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मकसद दुनिया पर कंट्रोल करना है तो उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? आपकी आर्मी? नहीं। आपकी गवर्नमेंट? बिल्कुल नहीं। एपर्सन कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तीन सबसे बड़े दुश्मन हैं, लॉयल्टी टू गॉड यानी धर्म, लॉयल्टी टू फैमिली यानी परिवार, लॉयल्टी टू नेशन यानी देशभक्ति। जब तक एक इंसान अपने भगवान से डरता है वो स्टेट को सुप्रीम नहीं मानेगा। जब तक एक इंसान अपने परिवार के लिए जीता है वो स्टेट के लिए अपने बच्चे कुर्बान नहीं करेगा। जब तक एक इंसान अपने देश से प्यार करता है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा सिंपल है, इन तीनों को डिस्ट्रॉय करना। इसीलिए एडम वाइस
हॉप्ट, इल्यूमिनाटी फाउंडर ने 1776 में लिखा था कि उनका मकसद है प्राइवेट प्रॉपर्टी का अंत, पेट्रियोटिज्म का अंत, फैमिली और मैरिज का अंत, रिलीजन का अंत। ये पर्सन कहते हैं, ध्यान से देखिए आज सोसाइटी में क्या हो रहा है। फैमिली यूनिट टूट रही है, डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जा रहा है कि राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म बुरा है और ग्लोबल सिटीजन बनना अच्छा है। रिलीजन को अंधविश्वास यानी सुपरस्टिशन बताया जा रहा है। ये मॉडर्निटी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। अगर आप इंसान को अकेला कर दो, बिना परिवार के, बिना भगवान के, बिना देश के, तो वो कमज़ोर हो जाता है। और एक कमज़ोर इंसान को कंट्रोल करना आसान होता है। वो सरकार को ही अपना माँ बाप मान लेता है। द एजुकेशन कॉन्स्पिरेसी डम्बिंग अस डाउन। लेकिन ये सब होगा कैसे? आप अचानक से लोगों का दिमाग नहीं बदल सकते। इसके लिए आपको उन्हें बचपन से ट्रेन करना होगा। यहाँ रैल्फ एपर्सन फोकस करते हैं अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम पर। रैल्फ एपर्सन इंट्रोड्यूस करते हैं एक आदमी को जिसे फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कहा जाता है, जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई एक सोशलिस्ट थे। वो मानते थे कि बच्चा स्टेट की प्रॉपर्टी है। एपर्सन कहते हैं कि 1900 से पहले स्कूल्स का मकसद था एकेडमिक एक्सेलेंस, बच्चों को पढ़ना, लिखना और सोचना सिखाना। लेकिन जॉन ड्यूई और उनके साथियों, जो रॉकफेलर और कार्नेगी फाउंडेशंस द्वारा फंडेड थे, ने करिकुलम बदल दिया। उन्होंने कहा कि हमें थिंकर्स नहीं चाहिए, हमें वर्कर्स चाहिए। उन्होंने फोनिक्स मेथड को हटाकर लुक से मेथड लाया, रिजल्ट लिटरेसी रेट्स गिरने लगे। उन्होंने हिस्ट्री को बदल दिया, उन्होंने इकोनॉमिक्स को बदल दिया। ए पर्सन एक शॉकिंग बात बताते हैं, द एम ऑफ पब्लिक एजुकेशन इज नॉट टू एजुकेट बट टू सोशलाइज। यानी स्कूल का मकसद पढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चे को सोसाइटी के रंग में रंगना है। बच्चे को सिखाना कि ग्रुप इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल नहीं। अगर आप क्लास में अलग सोचते हैं तो आपको प्रॉब्लम चाइल्ड कहा जाता है। अगर आप टीचर की बात मानते हैं तो आपको गुड स्टूडेंट कहा जाता है। ये कंप्लायंस ट्रेनिंग है, ताकि कल जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आए और न्यूज़ पर बताया जाए कि ये नया रूल है, तो कोई सवाल न पूछे, सब बस लाइन में लग जाएं जैसे स्कूल असेंबली में लगते थे। ए पर्सन पूछते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप 12-15 साल स्कूल में बिताते हैं, फिर भी आपको टैक्सेस, लॉ और मनी के बारे में कुछ नहीं पता? ये गलती से नहीं हुआ, ये डिज़ाइन है। उन्हें आपको स्मार्ट नहीं, उन्हें आपको एफिशिएंट वर्कर चाहिए जो शाम को टीवी देखे और सो जाए। द सीक्रेट वेपन, द फेडरल रिजर्व। अब हम आते हैं उस हथियार पर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पावर का सोर्स है, पैसा। पार्ट 1 में हमने डॉलर बिल देखा था, लेकिन पार्ट 2 में हम उस बैंक को देखेंगे जो ये डॉलर छापता है, द फेडरल रिजर्व। नाम सुनकर लगता है कि ये फेडरम यानी सरकारी है और इसके पास रिजर्व है यानी सोना। ए पर्सन अपनी किताब में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, द फेडरल रिजर्व इज नाइदर फेडरल नॉर डज इट हैव एनी रिजर्व। ये एक प्राइवेट कॉरपोरेशन है। अमेरिका की सरकार इसकी मालिक नहीं है, कुछ प्राइवेट बैंकर्स इसके मालिक हैं। ये हवा से पैसा छापती है और वो पैसा अमेरिका की सरकार को ब्याज पर उधार देती है। सोचिए, अगर सरकार को $1 चाहिए तो फेडरल रिजर्व $1 छापता है, लेकिन सरकार को वापस $1 प्लस इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? उसके लिए और नोट छापने पड़ेंगे। इसका मतलब कर्जा यानी डेट कभी खत्म नहीं हो सकता। ये सिस्टम डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि पूरा देश हमेशा बैंकर्स का गुलाम रहे। रैल्फ एपर्सन कहते हैं कि अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी, ये वो प्रेसिडेंट्स थे जिन्होंने बैंकर्स की इस पावर को चैलेंज किया था। उन्होंने सरकारी करेंसी यानी ग्रीन बैग्स या सिल्वर सर्टिफिकेट्स छापने की कोशिश की थी बिना ब्याज के, और हम सब जानते हैं उन दोनों के साथ क्या हुआ। रैल्फ एपर्सन स्ट्रांगली इंप्लाई करते हैं कि जेएफके असैसिनेशन के पीछे यही सबसे बड़ा कारण था। द ह्यूमन कॉस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल। पार्ट 2 के एंड में हम एक बहुत ही डार्क टॉपिक टच करेंगे जो एपर्सन की किताब का हिस्सा है। अगर आपको दुनिया पर कंट्रोल करना है तो भीड़ कम होनी चाहिए। द जॉर्जिया गाइडस्टोन्स। अमेरिका में एक पत्थर का मॉन्यूमेंट था जो अब टूट चुका है। उस पर 10 कमांडमेंट्स लिखी थीं। पहली कमांडमेंट थी, मेंटेन ह्यूमैनिटी अंडर 500,000 पीपल इन परपेचुअल बैलेंस विद नेचर। यानी इंसानी आबादी को 50 करोड़ के नीचे रखो, बाकी 750 करोड़ लोगों का क्या होगा? ए पर्सन सजेस्ट करते हैं कि वॉर्स, वायरसेस और फैमिन यानी भुखमरी ये नेचुरल डिजास्टर्स नहीं हैं, ये पॉपुलेशन कंट्रोल के टूल्स हैं। ए पर्सन कहते हैं, डू नॉट थिंक दे वैल्यू ह्यूमन लाइफ। टू द आर्किटेक्ट द ब्रिक्स डू नॉट मैटर, ओनली द स्ट्रक्चर मैटर्स। ये मत सोचिए कि वो इंसानी जिंदगी की कदर करते हैं। आर्किटेक्ट के लिए ईंटों की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ बिल्डिंग की होती है। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 2 में हमने देखा वन हिगेलियन डायलेक्टिक, कैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके सॉल्यूशन थोपा जाता है। 2 डिस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स, धर्म, परिवार और देश को क्यों टारगेट किया जा रहा है। 3 एजुकेशन, कैसे स्कूल्स हमें ओबीडियंट वर्कर्स बना रहे हैं। 4 फेडरल रिजर्व, कैसे बैंकर्स दुनिया को कर्जे में डुबा कर रखते हैं।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी हमें ये देखना है कि ये सब फ्यूचर में कहाँ जा रहा है, टेक्नोलॉजी का रोल क्या होगा, द मार्क ऑफ द बीस्ट यानी माइक्रोचिपिंग क्या है, जिसके बारे में एपर्सन ने 1980s में ही वॉर्न कर दिया था, और सबसे ज़रूरी हम क्या कर सकते हैं। पार्ट 3 में हम एंटर करेंगे द डिजिटल डिक्टेटरशिप। हम बात करेंगे कि कैसे आपका फ़ोन, आपका कार्ड और आपकी आइडेंटिटी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आखिरी टूल बनेगा। दोस्तों, स्वागत है पार्ट 3 में। हमने पार्ट 1 में सिंबल्स देखे, हमने पार्ट 2 में स्ट्रैटेजी यानी ऑडो चाओ अब देखा। अब हम पार्ट 3 में बात करेंगे टूल्स की। रैल्फ एपर्सन ने ये किताब 1980s और 90s में लिखी थी। उस वक्त इंटरनेट बचपन में था, स्मार्टफोन एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन आज जब आप उनकी प्रिडिक्शंस पढ़ते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस कंट्रोल ग्रिड की बात की थी वो आज हमारे हाथ में है। हम उसे स्मार्टफोन कहते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसे ट्रैकिंग डिवाइस कहता है। एपर्सन कहते हैं, टू कंट्रोल द वर्ल्ड यू डोंट नीड टू कंट्रोल द पीपल, यू जस्ट नीड टू कंट्रोल देयर एबिलिटी टू बाय एंड सेल। दुनिया को कंट्रोल करने के लिए लोगों को कंट्रोल मत करो, उनकी खरीदने और बेचने की ताकत को कंट्रोल कर लो। और इसका पहला कदम है द डेथ ऑफ कैश, कैशलेस सोसाइटी। आजकल हमें सिखाया जाता है गो कैशलेस, इट्स ईजी, इट्स क्लीन, इट्स मॉडर्न। ए पर्सन कहते हैं इट्स अ ट्रैप। कैश मतलब नकदी, कैश आज़ादी यानी फ्रीडम है। जब आप कैश से ब्रेड खरीदते हैं तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता, आपने खरीदा, दुकानदार ने बेचा, डील खत्म, बैंक को नहीं पता, सरकार को नहीं पता, ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन है। लेकिन जब आप कार्ड या यूपीआई यूज करते हैं तो एक थर्ड पार्टी यानी बैंक या सरकार बीच में आ जाती है। उन्हें पता है आपने क्या खरीदा, कहाँ खरीदा और कितने बजे खरीदा। एपर्सन वॉर्न करते हैं कि जिस दिन कैश खत्म हो जाएगा उस दिन आपकी आज़ादी खत्म हो जाएगी। क्यों? इमेजिन कीजिए आप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, या आप कोई ऐसी किताब खरीदते हैं जो सरकार को पसंद नहीं। सरकार आपके घर पुलिस नहीं भेजेगी, वो बस एक बटन दबाएगी और आपका डिजिटल वॉलेट फ्रीज कर देगी। आप ब्रेड नहीं खरीद पाएंगे, आप पेट्रोल नहीं भरवा पाएंगे, आप ट्रेन के टिकट नहीं ले पाएंगे। आप डिजिटल दुनिया से डिलीट कर दिए जाएंगे। ये साइंस फिक्शन नहीं है। कनाडा में ट्रकर्स प्रोटेस्ट के दौरान यही हुआ था, बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कैशलेस सोसाइटी सपना है, क्योंकि इसका मतलब है टोटल सर्वेलेंस। द मार्क ऑफ द बीस्ट, बार कोड टू माइक्रोचिप। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो एपर्सन की रिसर्च का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है, द बार कोड, यूपीसी। जब सुपरमार्केट्स में बार कोड जाना शुरू हुए तो एपर्सन ने उन्हें डिकोड किया। आप किसी भी बार कोड को ध्यान से देखिए, उसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं, लेकिन 3 लाइंस ऐसी होती हैं जो बाकी लाइन से लंबी होती हैं। एक शुरू में स्टार्ट, एक बीच में मिडिल और एक आखिर में एंड। बारकोड्स की कोडिंग लैंग्वेज में वो लंबी लाइन नंबर 6 को रिप्रेजेंट करती है। मतलब हर बारकोड के अंदर एक छुपा हुआ पैटर्न है, 666। बिब्लिकल प्रोफेसी रेवलेशन 13:16-18 कहती है, एंड ही कॉज इट ऑल टू रिसीव अ मार्क इन द राइट हैंड और इन देयर फोरहेड्स, एंड दैट नो मैन माइट बाय और सेल सेव ही दैट हैड द मार्क, एंड हिज नंबर इज 603 स्कोर एंड 6 यानी 666। एपर्सन कहते हैं कि बारकोड सिर्फ शुरुआत थी, ये प्रोडक्ट्स को ट्रैक करने के लिए था। अगला कदम है इंसानों को ट्रैक करना। एपर्सन ने 30 साल पहले माइक्रोचिपिंग के बारे में लिखा था। एक चावल के दाने जितनी चिप जो आपके हाथ में इंजेक्ट की जाएगी, इसमें आपका सारा डेटा होगा, आपका पैसा, मेडिकल रिकॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। बहाना क्या दिया जाएगा? सुविधा और सुरक्षा, कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी। आपको वॉलेट कैरी करने की जरूरत नहीं, आपको कीज खो जाने का डर नहीं, बस हाथ वेव करो और दरवाजा खुल जाएगा। लोग लंबी लाइन लगाएंगे इसे लगवाने के लिए, लेकिन एपर्सन कहते हैं दिस इज द अल्टीमेट लीश। जिस दिन वो चिप आपके शरीर का हिस्सा बन गई, आप एक फ्री ह्यूमन नहीं रहेंगे, आप एक नोड बन जाएंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, जिसे ट्रैक किया जा सकता है और जिसे स्विच ऑफ किया जा सकता है। द मीडिया मैट्रिक्स, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। लेकिन लोग विद्रोह क्यों नहीं करते, लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पास एक ऐसा हथियार है जो बंदूक से ज्यादा ताकतवर है, द मीडिया। एपर्सन बताते हैं कि अमेरिका का मीडिया फ्री नहीं है। ज्यादातर बड़े न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और टीवी नेटवर्क्स के ओनर्स एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, द काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस। सीएफआर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मकसद है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करना। एपर्सन कहते हैं कि मीडिया आपको ये नहीं बताता कि क्या सोचना है, व्हाट टू थिंक, वो आपको ये बताता है कि किस बारे में सोचना है, व्हाट टू थिंक अबाउट। अगर वो चाहते हैं कि आप वॉर को सपोर्ट करें तो वो 24 आवर्स दुश्मन देश के एट्रॉसिटीज दिखाएंगे। अगर वो चाहते हैं कि आप अपनी आज़ादी दे दें तो वो 24 आवर्स टेररिज्म या वायरस का डर दिखाएंगे। इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। आपको लगता है कि आपने ओपिनियन बनाया है, लेकिन असल में आपके दिमाग में वो ओपिनियन डाउनलोड किया गया है बार बार रिपीट करके। एपर्सन एक बहुत गहरी बात कहते हैं, न्यूज़ इज नॉट व्हाट हैपेंस, न्यूज़ इज व्हाट दे वांट यू टू नो। हिस्ट्री बुक्स में वही छपता है जो विनर्स चाहते हैं। इसलिए हमें कभी नहीं बताया गया कि बैंकर्स ने हिटलर को फंड किया, हमें बस बताया गया कि हिटलर बुरा था, जो वो था, लेकिन उसके पीछे के मनी ट्रेल को छुपा दिया गया। द एनवायरमेंटल प्रिटेक्स्ट, द ग्रीन मास्क। पार्ट 3 के आखिरी हिस्से में हम एपर्सन के उस व्यू को देखेंगे जो आज सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, एनवायरमेंटलिज्म। एपर्सन क्लैरिफाई करते हैं कि एनवायरमेंट को बचाना अच्छी बात है, पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन एनवायरमेंटल मूवमेंट को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने हाईजैक कर लिया है। क्यों?
क्योंकि एनवायरनमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो बॉर्डर्स को नहीं मानता। हवा अमेरिका से इंडिया आती है, पानी चाइना से इंडिया आता है। इसलिए ग्लोबलिस्ट कहते हैं कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें नेशनल लॉज नहीं चाहिए, हमें इंटरनेशनल लॉज चाहिए। ये एक बहाना है नेशनल सॉवरेंटी, देश की आज़ादी छीनने का। अगर वो कह दें कि CO2 इमिशन कम करना है तो वो किसी भी देश की फैक्ट्रीज बंद करवा सकते हैं, वो किसी भी देश की तरक्की रोक सकते हैं। एपर्सन कहते हैं द गोल इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो चाहते हैं कि आम लोग वापस गरीबी में चले जाएं, एनर्जी महंगी हो जाए ताकि रिसोर्सेज सिर्फ एलिट्स के लिए बचें। इससे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन एपर्सन पूछते हैं सस्टेनेबल किसके लिए, उनके लिए या आपके लिए? दोस्तों, पार्ट 3 हमें एक डरावनी तस्वीर दिखाता है। एक ऐसी दुनिया जहां कैश इलीगल है, प्राइवेसी खत्म हो चुकी है, माइक्रोचिप ही आपका वॉलेट और आईडी है, मीडिया वही दिखाता है जो एलिट्स चाहते हैं, एनवायरनमेंट के नाम पर आपकी एनर्जी और फूड को राशन किया जा रहा है। ये सुनकर डिप्रेशन हो सकता है, डर लग सकता है, लेकिन रैल्फ एपर्सन ने ये किताब डराने के लिए नहीं लिखी थी। उन्होंने ये किताब जगाने के लिए यानी अवेकन करने के लिए लिखी थी। वो मानते हैं कि ये प्लान तभी काम करेगा जब हम अंधेरे में रहेंगे। अगर हम हिडन हैंड को देख लें तो हम इसे रोक सकते हैं। तो सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं? क्या हम इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रोक सकते हैं या बहुत देर हो चुकी है? पार्ट 4 द फाइनल चैप्टर में हम बात करेंगे द सोल्यूशन। हम बात करेंगे एपर्सन की फाइनल वार्निंग की और हम देखेंगे कि एक आम आदमी इस ग्लोबल मशीनरी के खिलाफ कैसे लड़ सकता है। तैयार रहिए, आखिरी पार्ट आपको होप और एक्शन प्लान देगा। दोस्तों, स्वागत है इस मास्टर क्लास के आखिरी पार्ट में। हमने पिछले 3 पार्ट्स में एक बहुत डरावनी दुनिया देखी, एक ऐसी दुनिया जहां बैंकर्स हमारे मालिक हैं, मीडिया हमारा दिमाग कंट्रोल करता है और टेक्नोलॉजी हमारी जेल बन चुकी है। जब लोग रैल्फ एपर्सन की किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ते हैं तो उनका पहला रिएक्शन होता है निराशा, डिस्पेयर। वो सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, वो लोग इतने पावरफुल हैं, उनके पास पैसा है, आर्मी है, टेक्नोलॉजी है, हम तो बस आम आदमी हैं, हम हार चुके हैं। लेकिन रैल्फ एपर्सन कहते हैं गलत। वो कहते हैं दे आर पावरफुल बट दे आर टेरिफाइड, यानी वो ताकतवर हैं पर वो डरे हुए हैं। वो किससे डरे हुए हैं? वो आपसे डरे हुए हैं, वो सच यानी ट्रूथ से डरे हुए हैं। इस फाइनल पार्ट में हम बात करेंगे द सोल्यूशन की। हम बात करेंगे कि कैसे एक आम आदमी इस जाइंट मशीन के गियर्स में रेत डाल सकता है। द पावर ऑफ एक्सपोजर, सीक्रेसी इज देयर शील्ड। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब्स? नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत है सीक्रेसी यानी गुपचुप रहना। एपर्सन एक एग्जाम्पल देते हैं। इमेजिन कीजिए एक कॉकरोच अंधेरे कमरे में घूम रहा है, वो पावरफुल फील कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप लाइट स्विच ऑन करते हैं क्या होता है? कॉकरोच हमला नहीं करता, वो भागता है, वो छुपने की जगह ढूंढता है, क्योंकि वो रोशनी में जिंदा नहीं रह सकता। ये सीक्रेट सोसाइटीज, इल्यूमिनाटी, फ्री मेसन, CFR, ये सब अंधेरे में ऑपरेट करते हैं। वो चाहते हैं कि आपको लगे कि ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जिस दिन जनता को पता चल गया कि ये बैंक हमारे नहीं है या ये वॉर हमारी सेफ्टी के लिए नहीं था, उस दिन उनका खेल खत्म हो जाएगा। एपर्सन कहते हैं द ओनली वेपन यू नीड इज इन्फॉर्मेशन। आपको बंदूक नहीं चाहिए, आपको जानकारी चाहिए। जब आप ये वीडियो शेयर करते हैं, जब आप अपने दोस्तों को डॉलर बिल का सच बताते हैं या फेडरल रिजर्व का सच बताते हैं, तो आप उस कमरे में लाइट ऑन कर रहे हैं। और यही वो चीज़ है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। एक्शन प्लान 1, गेट आउट ऑफ डेट, आर्थिक आज़ादी। एपर्सन का सबसे पहला प्रैक्टिकल सोल्यूशन बहुत सिंपल है पर बहुत मुश्किल है। बैंकर्स का गुलाम बनना बंद करो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपको कंट्रोल कैसे करता है? कर्जे से, डेट से। अगर आपके सर पर EMI है तो आप अपने बॉस के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। आपको डर है कि आपकी नौकरी चली जाएगी। एक कर्जदार इंसान कभी आज़ाद नहीं हो सकता। एपर्सन कहते हैं अगर आपको इस सिस्टम से लड़ना है तो सबसे पहले खुद को फाइनेंशियली फ्री करो। क्रेडिट कार्ड्स काट दो, फालतू चीज़ें खरीदना बंद करो, छोटी गाड़ी चलाओ, छोटे घर में रहो, लेकिन मालिक बनकर रहो, किराएदार बनकर नहीं। जिस दिन आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं होगा उस दिन बैंकर्स का कंट्रोल आप पर जीरो हो जाएगा, आप सिस्टम से बाहर निकल जाओगे। एक्शन प्लान 2, होम स्कूलिंग एंड सेल्फ एजुकेशन। हमने पार्ट 2 में देखा था कि स्कूल्स हमें वर्कर्स बना रहे हैं, तो सोल्यूशन क्या है? एपर्सन कहते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी खुद लो। अगर आप होम स्कूलिंग कर सकते हैं तो वो बेस्ट है, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम ये इंश्योर करो कि स्कूल के बाद आप अपने बच्चे को असली हिस्ट्री पढ़ाओ। उन्हें बताओ कि पैसा कैसे काम करता है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पढ़ाओ, उन्हें सवाल पूछना सिखाओ। अगर एक जनरेशन ऐसी पैदा हो गई जो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकती है, जो टीवी पर दिखाई गई हर चीज पर विश्वास नहीं करती, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ब्रेन वॉशिंग फेल हो जाएगा। एपर्सन कहते हैं दे वॉन्ट ओबीडियंट शीप, यू मस्ट रेज लायंस। वो चाहते हैं आज्ञाकारी भेड़ें, आपको शेर पैदा करने होंगे। एक्शन प्लान 3, एक्ट लोकल, थिंक ग्लोबल। ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं मैं यूनाइटेड नेशंस को कैसे रोकूंगा, मैं वर्ल्ड बैंक को कैसे रोकूंगा। एपर्सन कहते हैं ऊपर मत देखो, नीचे देखो, लोकल लेवल। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऊपर से नीचे आता है, लेकिन रेजिस्टेंस नीचे से ऊपर जाता है। अपनी स्कूल बोर्ड की मीटिंग्स में जाओ, देखो वहां क्या पढ़ाया जा रहा है। अपने लोकल मेयर या सिटी काउंसिल से सवाल पूछो। अपने लोकल पुलिस शेरिफ को सपोर्ट करो, क्योंकि अमेरिका में शेरिफ इलेक्ट होता है और वो फेडरल एजेंट्स को रोक सकता है। एपर्सन कहते हैं इफ़ यू कांट सेव द वर्ल्ड, सेव योर कंट्री। इफ़ यू कांट सेव योर कंट्री, सेव योर सिटी। इफ़ यू कांट सेव योर सिटी, सेव योर फैमिली।
एक अकेला इंसान दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन वो अपने आसपास एक सर्कल ऑफ फ्रीडम बना सकता है। द स्पिरिचुअल बैटल, द क्रिएटर वर्सेस द स्टेट। इस मास्टर क्लास के एंड में हमें रैल्फ एपर्सन के सबसे डीप कन्विक्शन पर आना होगा। रैल्फ एपर्सन एक क्रिश्चियन राइटर हैं। वो मानते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल या फाइनेंशियल नहीं है, ये लड़ाई स्पिरिचुअल है, गुड वर्सेस ईविल। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कोर फिलॉसफी क्या है? कि इंसान ही भगवान है, ह्यूमनिज्म। कि स्टेट यानी सरकार ही सब कुछ है, सरकार आपको राइट्स देती है, सरकार आपको खाना देती है। एपर्सन कहते हैं ये झूठ है। आपके राइट्स, अधिकार, बोलने की आज़ादी, जीने की आज़ादी, ये सरकार ने नहीं दिए, ये आपको क्रिएटर यानी भगवान या नेचर ने दिए हैं। और जो चीज़ सरकार ने नहीं दी वो सरकार छीन नहीं सकती। अमेरिका का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहता है, वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल men आर क्रिएटेड इक्वल, दैट दे आर एंडाउड बाय देयर क्रिएटर विद सर्टेन अनएलियनेबल राइट्स। ये लड़ाई दो आइडियोलॉजीज के बीच है। स्टेट इज गॉड, जहां आप सिर्फ एक नंबर हैं, एक रिसोर्स हैं। इंडिविजुअल इज डिवाइन, जहां आप एक आत्मा हैं और आप आज़ाद पैदा हुए हैं। अगर आप ये मान लेंगे कि आप सिस्टम के गुलाम हैं तो आप हार गए। लेकिन अगर आप ये मानेंगे कि आप क्रिएटर के बच्चे हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी माइक्रोचिप, कोई भी प्रोपोगेंडा आपकी आत्मा को कैद नहीं कर सकता। द फाइनल वार्निंग, द क्लॉक इज टिकिंग। एपर्सन अपनी किताब एक वार्निंग के साथ खत्म करते हैं। वो कहते हैं, द प्लान इज एडवांस्ड, प्लान बहुत आगे बढ़ चुका है। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हर रोज़ नए कानून बन रहे हैं, हर रोज़ कैश गायब हो रहा है, हर रोज़ कैमराल बढ़ रहे हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो शायद अगली जनरेशन के पास जागने का ऑप्शन ही नहीं होगा। वो एक डिजिटल पिंजरे में पैदा होंगे और उन्हें पता ही नहीं होगा कि आज़ादी किस चिड़िया का नाम है। लेकिन एपर्सन उम्मीद भी देते हैं। वो कहते हैं कि हिस्ट्री में बड़े बड़े एम्पायर्स गिरे हैं। रोम गिरा, हिटलर गिरा, सोवियत यूनियन गिरा। टायरनी यानी तानाशाही कभी नहीं टिक सकती, क्योंकि वो इंसानी फितरत के खिलाफ है। इंसान आज़ाद रहना चाहता है, ये उसका डीएनए है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक हाउस ऑफ कार्ड्स है, ताश का महल। ये झूठ पर टिका है, और झूठ को गिराने के लिए बहुत बड़ी फौज नहीं चाहिए होती, बस एक सच काफ़ी होता है, एक फूंक काफ़ी होती है। कंक्लूजन, विच साइड आर यू ऑन? दोस्तों, रैल्फ एपर्सन की किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ना एक रेड पिल मोमेंट है, मैट्रिक्स मूवी की तरह। एक बार आपने ये देख लिया, आप वापस सो नहीं सकते। अब आप न्यूज़ देखेंगे तो आपको अलग चीज़ें दिखेंगी, आप नोट देखेंगे तो आपको सिंबल्स दिखेंगे। चुनाव आपका है। क्या आप एक्सीडेंटल व्यू में विश्वास करेंगे कि सब कुछ ठीक है, बस इत्तेफाक है, या आप जिम्मेदारी लेंगे? जिम्मेदारी सच जानने की, जिम्मेदारी दूसरों को जगाने की, जिम्मेदारी अपनी आज़ादी बचाने की। याद रखिए, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, यानी आज़ादी की कीमत है हमेशा सतर्क रहना। अगर आपको ये 4 पार्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जैसा हमने सीखा, इन्फॉर्मेशन ही वो हथियार है जो अंधेरे को हरा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं द क्रीचर फ्रॉम जेकिल आइलैंड कवर करूं, तो कमेंट में फ्रीडम लिखिए। तब तक के लिए जागते रहिए, सवाल पूछते रहिए, कीप बिल्डिंग, कीप रेजिस्टिंग। जय हिंद।